हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 12 हिंदी अभिव्यक्ति और माध्यम के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर 2024 के लिए। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं, अगर आपको क्लास 12 के किसी भी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। उसके अलावा आपके लिए जो है एक वेबसाइट बताता हूँ मस्त सी। ये वेबसाइट का नाम है सीसीएल चैप्टर। गूगल पर जाकर सर्च कर लेना। इस वेबसाइट पर आपको हरियाणा बोर्ड क्लास 12 का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। अब की बार जो हमने इस वेबसाइट पर सोप का एक सेक्शन ऐड किया हुआ है, इसके अंदर आपको क्लास 12 हिंदी, इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो है पेड पीडीएफ मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहीं से ढूंढना नहीं है, आंसर के साथ मिलेगी पूरी की पूरी पीडीएफ आपको। तो यहाँ से आप चाहो तो परचेज कर सकते हो। उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट की भी मिल जाएगी, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन है, लेकिन कम क्वेश्चन कर रखे हैं ताकि आपको कम पढ़ के ज़्यादा स्कोर करने में हम हेल्प कर पाएँ। अगर आपको परचेज करनी है तो कोड यूज कर सकते हो CCL25, ताकि आपको जो है डिस्काउंट देखने को मिले परचेज के टाइम पे। उसके अलावा हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यूज वगैरह यहाँ पर भी ऐड कर रखे हैं। यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चंस हैं और चैप्टर वाइज है यहाँ पर भी। उसके अलावा ओल्ड क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे इस वेबसाइट पर। 16 से लेकर 2023 तक के सारे पेपर सारे सब्जेक्टों के मिल जाएंगे। मॉडल पेपर्स जो बोर्ड ने लॉन्च किए हुए हैं विद आंसर की यहाँ पे मिल जाएंगे। सोप का जो सेक्शन है, इसके अलावा बाकी सारे सेक्शंस आपके फ्री हैं, सब कुछ फ्री में आपको मिल रहा है इस वेबसाइट पर। रिजल्ट जब आपका आएगा वो भी इस वेबसाइट पर अनाउंस कर दिया जाएगा। जैसे ही रिजल्ट आएगा, कोई भी अपडेट आता है वो सारा यहीं पर आपको मिलेगा। मार्किंग स्कीम वगैरह भी देख सकते हो कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा, सब कुछ मिलेगा इस वेबसाइट पर, तो विजिट जरूर कर लेना। अब देखते हैं आपके एमसीक्यूज अभिव्यक्ति और माध्यम के। वैसे एक मस्त चीज़ बताता हूँ तुमको, ये जो है अपने दोस्तों को भी बता देना। आपकी किताब में 9 पार्ट है अभिव्यक्ति माध्यम में, और 9 पार्ट में से जो क्वेश्चन आएंगे 5 आएंगे एमसीक्यू और 5 आएंगे क्वेश्चन। 5 नंबर के मतलब 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, सिंगल क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन आएगा इस वाले चैप्टर से, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। जैसा बोर्ड ने हमको बताया हुआ है, आपको एक लेख लिखना आएगा। अब बोर्ड ने तो बता दिया है, बाकी 11th का भी पैटर्न सेम ही कर रखा है इन्होंने अभिव्यक्ति माध्यम का, तो पता लगेगा हमको 15 फरवरी को कि कोई अपडेट तो नहीं है। मतलब अगर इन्होंने सेम पैटर्न दे दिया तो आपका कंफर्म है ये वाला चैप्टर ही आएगा। और इसके रिगार्डिंग अगर कोई अपडेट रहता है तो मैं वीडियो बना दूंगा इसी चैनल पर, अपडेट दे दूंगा कि किस तरीके से क्या जो है, अगर गड़बड़ होती है तो। नहीं होती है तो आपके लिए मस्त चीज़ है। ये चैप्टर का सिर्फ इस चैप्टर के 3 क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, वो आप कर लेना, पेड पीडीएफ में मिल जाएंगे। उसके अलावा जो है यहाँ पर ये बाकी चैप्टर्स के कुछ नहीं पढ़ना आपको, सिर्फ एमसीक्यू पढ़ो और मौज काटो। और एमसीक्यू के मामले में अब तुमको मस्त चीज़ बताता हूँ, पहला, दूसरा और तीसरा इन्हीं चैप्टर में से देते हैं एमसीक्यू, बाकी पूछते ही नहीं। बाकियों को इज्जत सी लूट रखी है बाकी चैप्टरों की, तो मतलब जरूरत ही नहीं है। ऐसा लगता है फालतू में जबरदस्ती चेप रखे हैं आपको ये चैप्टर, ऐसा हाल है। मैंने देखे हैं, इतने साल के पेपर देखे हरियाणा बोर्ड के, बाकी बोर्ड्स के भी, इवन सब में 3 चैप्टर में से उठा के दे देते हैं क्वेश्चंस को, बाकियों को पूछते भी नहीं है। और अब की बार भी ऐसा ही कुछ आपके साथ रहने वाला है। तो इन शुरू के 3 चैप्टरों पर, 2 चैप्टर शुरू के, उन पे कम से कम बढ़िया फोकस करना। और मैंने मेन जो एमसीक्यूज बन सकते हैं आपके एग्जाम्स में जो आ रखे हैं, किसी दूसरे बोर्ड में भी आ रखे हैं इवन, मैंने सारे एमसीक्यूज इकट्ठे करके आपके लिए अवेलेबल करा दिए हैं ये वाली वीडियो में, और जिससे आपको जो है अच्छा स्कोर करने में हेल्प मिले, और चांसेस रहेंगे कि इनमें से ही आपको एमसीक्यू देखने को मिल जाए आपके एग्जाम में। पहला चैप्टर है हमारा विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। पाठ का नंबर नहीं है क्योंकि 11वीं 12वीं की सेम किताब है। किसी भी माध्यमों के लेखन के लिए किसको ध्यान में रखना होता है, तो किसको? माध्यमों को, लेखक को, जनता को, बाजार को। तो पढ़ेगा जो उसी को तो ध्यान में रखेंगे, जनता को। भारत में इंटरनेट का दूसरा दौर कब शुरू हुआ? तो कब शुरू हुआ था? 2003 में। दूसरा दौर का मतलब है 2G की बात कर रहे हैं ये लोग। भारत का पहला छापाखाना कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो वो हुआ था गोवा के अंदर। भारत का पहला छापाखाना कब खोला गया? तो वो 1556 में खोल दिया गया था गोवा के अंदर। ये जो है एक ही स्टेटमेंट है आपकी बुक में कि गोवा में पहला जो है छापा खाना खोला गया था 1556 में। ठीक है, ये स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आते रहते हैं। आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? सबको पता है क्या है वो? अखबार। कहीं रेडियो तो नहीं सोच रहे तुम लोग, अखबार है। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता करने वाली पहली वेबसाइट है। देखो 2 टाइप की वेबसाइट है, एक है rediff.com,
एक है तहलका.com। अगर आपसे पूछे विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करी किसने, वो है तहलका.com। नाम से पता लग रहा है तहलका मचा रखा है। एक है शुरू में सबसे पहले जो इंटरनेट पर जो वेबसाइट आई थी जिसने जो है न्यूज वगैरह देनी स्टार्ट करी थी, उसका नाम था rediff.com। ये वेबसाइट है, आज भी एग्जिस्ट करती है, दोनों की दोनों। इंटरनेट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय किसे जाता है, तो वो है तहलका.com को। जैसे हमारी है CCLchapter.com, इन्होंने नाम रख रखे थे तहलका.com, rediff.com। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का प्रारंभ कब हुआ था, इंटरनेट पत्रकारिता का तो कब हुआ था, 1993 में हुआ था। इनमें से भारत का पहला समाचार पत्र है तो कौन सा है पहला समाचार पत्र, उदंत मार्तंड। देखो ये जो बाकी के अखबार है ना, हिंदुस्तान, पंजाब केसरी, अमर उजाला, ये बादशी में आए थे। उदंत मार्तंड जो है एक पत्रिका से शुरू हुआ था और पत्रिका से धीरे धीरे समाचार पत्र बन गया। और ये शुरुआत में 1800 से 1900 के आसपास की कुछ बात है, 1870-80 शायद उसके आसपास कुछ है ये, आई थिंक। तो इतना पुराना जो है ये समाचार पत्र था, मतलब था, अब तो शायद नहीं रहा ये। रेडियो कैसा माध्यम है, रेडियो आपको पता है श्रव्य माध्यम है। दृश्य माध्यम और दृश्य श्रव्य माध्यम, ये वाला भी पूछ लेते हैं। दृश्य श्रव्य माध्यम है टेलीविजन, और जो है दृश्य माध्यम तो कुछ काम का ही नहीं है, बेवकूफ़ है वो, अगर कोई दृश्य ही माध्यम देख रहा है सिर्फ। ये देखो तुम श्रव्य माध्यम, ठीक है। तो ये है हमारा श्रव्य माध्यम रेडियो। निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट माध्यम की खूबी है, अच्छी बात क्या है इंटरनेट की, ज़्यादा खर्चीला है, अच्छी बात थोड़ी ना हुई है। निरक्षर के लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं, यानी जो अनपढ़ है उनके किसी काम का नहीं है। सभी सूचनाओं की प्रकार की सूचनाओं की तत्काल प्राप्ति, दुष्प्रचार फैलाने में महारत। वैसे ये भी अच्छी बात है इनकी, लेकिन सबसे अच्छी खूबी क्या है अगर हम देखें तो वो है सभी प्रकार की सूचनाएं, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, तत्काल प्राप्ति हमें हो जाती है। संबंधित घटना के दृश्य बाइट और ग्राफिक द्वारा खबर को संपूर्णता से पेश करना कहलाता है, उसको हम क्या कहते हैं, एंकर बाइट कहते हैं। देखो मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ इनके, क्योंकि आपका टाइम पास ही होगा और कुछ नहीं है। आप प्रैक्टिस कर लेना वेबसाइट पर जाकर CCLchapter.com, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में आपको MCQs मिल जाएंगे ये वाले, और वहाँ से प्रैक्टिस जरूर कर लेना। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएंगे आपको, ठीक है, आपकी थिंकिंग भी बढ़ेगी। और पेड PDF वगैरह में मैंने सारी चीज़ें दे रखी है, वहाँ पे MCQ भी है, वहाँ पे क्वेश्चंस भी है, वहाँ पे जो जो एग्जाम में आना सब दे रखा है वहाँ पे, तो ठीक है। मुद्रित माध्यमों के लेखन में सहज प्रवाह के लिए जरूरी है, तो वो क्या जरूरी है, वो है तारतम्यता। ये एक स्टेटमेंट है बुक में, इसको कंफ्यूज मत होना। मैंने क्वेश्चंस को ऑलमोस्ट क्रॉस चेक करा हुआ है बुक में से ही, तो डाउट होने के चांसेस बहुत कम है कि मिस टाइप हो गया होगा। अगर धोखे से ही हो गया होगा तो अलग बात है, नहीं तो मैंने कोशिश करी है बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आपको देने की। संदेश के आदान प्रदान में लगने वाले समय और दूरी को कम करने के लिए मनुष्य ने किसकी खोज की, तो वह है संचार और जनसंचार के माध्यमों की। देखो हमें संदेश भेजने थे, मैसेज करना था, पहले वो चिट्ठी आती थी घोड़े पे टुकड़ुक टुकड़ुक, लेकिन अब नहीं आती ना, अब तो व्हाट्सएप पे टक हेलो हाय तो ऐसे भेज देते हैं हम 1 सेकंड में। तो वो संचार और जनसंचार माध्यमों की हमने खोज करी। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्रिका माना जाता है, पहली साप्ताहिक पत्रिका ये वही है उदंत मार्तंड, जिसको पहली साप्ताहिक पत्रिका माना जाता है। और इसके बाद पहले साप्ताहिक पत्रिका के तौर पे शुरू हुई थी ये कंपनी, और उसके बाद में धीरे धीरे अखबार, डेली अखबार में बनाने लगी, लोगों को जागरूक करने लगी, और फिर जो है ये बंद भी हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जनसंचार का प्रिंट माध्यम है कौन सा है, प्रिंट माध्यम आसान है ना पहचानना, पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेलीविजन निम्नलिखित में से जनसंचार का कौन सा माध्यम है। टेलीविजन में क्या होता है, आपको न्यूज दिखाई देती है, आपको सुनाई भी देता है, तो वो क्या है, दृश्य और श्रव्य माध्यम। कौन सा संचार माध्यम केवल श्रव्य माध्यम है, श्रव्य यानी सुनने वाला माध्यम, इनमें से कौन सा है। पत्रिका बोलती है, नहीं बोलती। टेलीविजन बोलता है लेकिन दिखता भी है साथ में। केवल, देखो शब्दों पे ध्यान दिया और केवल श्रव्य माध्यम, तो वो है हमारा रेडियो। छापे खाने का आविष्कार किसने किया था, छापे खाने का यानी कि जो छापा खाना गोवा में खुला था ना 1556 में, वो उसी छापे खाने की हम बात करें, उसका जो है आविष्कार किसने किया था। मतलब वो तो खुला था, एक फैक्ट्री थी एक तौर पे, लेकिन उससे पहले उसको बनाया किसने था, उस टेक्नोलॉजी को, तो वो था जॉन गुटेनबर्ग। और आज भी जो है इनके नाम से जो है, आज भी अगर इंटरनेट पर आप देखोगे ना, अगर कोई प्रिंटिंग न्यूज वगैरह कुछ बनानी है तो जॉन गुटेनबर्ग का नाम वहाँ पे यूज होता है कहीं ना कहीं। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1936 दिल्ली के अंदर। देखो दिल्ली मैंने इसीलिए लिख दिया यहाँ पे ताकि आपको जो है थोड़ी हेल्प मिले एक्स्ट्रा, कि कई बार पूछ लेते हैं ना कहाँ पर हुई थी, तो वो दिल्ली में है, 1936 में स्थापना हुई थी। सर्वाधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम, सबसे ज्यादा पैसे किस में लगते हैं,
इंटरनेट में कितने भी फूक लो जितना मन करे। इस समय विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है? तो कौन सा दौर है? तीसरा। हम बात मानेंगे किताबों की, वैसे तो चौथा चल रहा है लेकिन किताबों की बात मानो तीसरा ही चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। किसी समाचार पत्र संगठन में काम करने वाले नियमित वेतनभोगी यानी कि जिसको रेगुलर सैलरी मिलती है उस कर्मचारी को क्या कहते हैं हम लोग? पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक, फ्रीलांसर, वेतनभोगी। ये चारों डेफिनेशन है, इनको पढ़ लेना। इनमें से कोई सा भी ऑप्शन मतलब जो है क्वेश्चन की स्टेटमेंट देके ऐसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे कौन सा है? पूर्णकालिक पत्रकार। समाचार लेखन में कितने ककार होते हैं? सबको पता है, तो 6 ककार होते हैं। समाचार पत्र के प्रारंभिक अंश को क्या कहते हैं? तो उसको प्रारंभिक अंश को कहते हैं इंट्रो। समाचार लेखन की कौन सी शैली सबसे प्रभावशाली है? वो है उल्टा पिरामिड शैली। पत्रकार किस किस प्रकार के होते हैं? पूर्णकालिक, अंशकालिक, फ्रीलांसर, उपरोक्त सभी। तो कैसे होते हैं? सारे के सारे ही पत्रकार होते हैं। अखबार की आवाज़ किसको माना जाता है? संपादकीय पृष्ठ को, खेल पृष्ठ को, राजनीति पृष्ठ को, आर्थिक पृष्ठ को। अखबार की आवाज़ से यहाँ पे मतलब है कि अखबार में जो राय दी जाती है उसी को तो अखबार की आवाज़ कहते हैं। अखबार वाले क्या सोच रहे हैं तो वो कौन करता है? संपादकीय पृष्ठ को, संपादक जो क्या विचार हैं उसको जो है अखबार की असली आवाज़ माना जाता है। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार को कितने हिस्सों में बांटा जाता है? तो वो है 3 हिस्सों में। वही है इंट्रो, मुखड़ा वगैरह वो वाला। ये समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार द्वारा पाठकों तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए किया जाने वाला लेखन खालिस्तान कहलाता है। उस लेखन को हम क्या कहते हैं? साहित्यिक लेखन। देखो एक चीज ध्यान देना स्टेटमेंट पे, ये डेफिनेशन है किसी क्वेश्चन इनमें से कि जैसे होता है ना कि विशेष लेखन किसे कहते हैं, रचनात्मक लेखन किसे कहते हैं, पत्रकारीय लेखन किसे कहते हैं, वैसे करके ये उसका आंसर है और इसको जो है उल्टा कर दिया उन्होंने बस, और क्वेश्चन बना दिया बोर्ड वालों ने। तो यहाँ पे जो है समाचारों के ऊपर काम करने के लिए जो है लेखन जो कर रहा है बंदा उसको हम कहते हैं पत्रकारीय लेखन। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार खेल जगत से, खेल जगत में यानी कि खेल से संबंधित कौन सा समाचार है? भालू को देखकर लोगों की मूर्खतापूर्वक हरकतें, तुर्की देश में भूकंप से जानमाल की हानि, सीनियर सेकेंडरी परीक्षाएं कल से शुरू हो जाएंगी, प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों की खुराक भत्ते बढ़ाने की घोषणा करी। तो कौन सी है? खिलाड़ियों वाली है ना। तो खिलाड़ियों खेल समाचार तो यही होगा ना। साक्षात्कार के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? तो साक्षात्कार होता है इंटरव्यू। जब इंटरव्यू लेते हैं तो उसके लिए क्या जरूरी नहीं है? साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति के बारे में आवश्यक जानकारी होना, साक्षात्कार से समय पहले से प्रश्नावली तैयार रखना, यानी कि उससे पहले ही अपने जो है मतलब अपने लिख लो क्वेश्चन ये पूछने इस बंदे से। साक्षात्कार का उद्देश्य निश्चित होना, साक्षात्कार के समय कठिन और अनावश्यक प्रश्न पूछना। तो कौन सा जरूरी नहीं है? अनावश्यक प्रश्न पूछना जो फिर बेफालतू है, जिसका जो है कोई लेना देना उस साक्षात्कार से है ही नहीं। स्तंभ लेखन का मौका खालिस्तान दिया जाता है, यानी कि किसको दिया जाता है? स्तंभ लेखन का। आपने अखबार देखे होंगे, अखबारों में जो है साइड में एक रिव्यू दिए जाते हैं अलग अलग टॉपिक्स के बारे में, जो कुछ ज्ञान की बातें लिखी जाती हैं, तो वो होता है स्तंभ लेखन। तो वो किसको दिया जाता है मौका? किसी भी लेखक को, पत्रकार को, संपादक को, लेखक विशेष को। तो किसको देते हैं लोग? लेखक विशेष को देते हैं, यानी कि जो उस फील्ड का एक्सपर्ट है उसको, उसकी जो बातें हैं वो वहाँ पे लिखी जाती हैं। स्तंभ लेखन के संबंध में निम्नलिखित कथन असत्य है, यानी कि कौन सी बात स्तंभ लेखन के बारे में गलत है वो बतानी है। यह विचार परक लेखन का एक स्रोत स्वरूप है। स्तंभ का विषय चुनने के लिए लेखक को छूट होती है। संपादक द्वारा दिए गए विषय पर ही लेखक को स्तंभ लिखना पड़ता है। इसमें लेखक के विचार अभिव्यक्त होते हैं। तो इनमें से कौन सा कथन गलत है? संपादक द्वारा दिए गए विषय पर ही लेखक को स्तंभ लिखना पड़ता है, वो अपनी मर्जी से, क्योंकि वो जो है ना अपने विचार व्यक्त करता है अपनी मर्जी से। जिस फील्ड का वो एक्सपर्ट है, वो ऐसा नहीं है कि आपको पता तो है बिजली के बारे में और आपसे बोल दिया जाए कि आप तो जो है बिजली को छोड़ो, आप जो है खेल के बारे में लिखो डिटेल में, तो नहीं लिख सकते ना वो स्तंभ लेखन। स्तंभ लेखन एक एक्सपर्ट का काम होता है, तो संपादक की वहाँ पे मर्जी नहीं चलेगी। वो जिस फील्ड का एक्सपर्ट है वो उसी फील्ड के रिगार्डिंग जो है वहाँ पे लिख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पत्रकारिता की आरंभिक अवस्था खालिस्तान मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है? पत्रकारिता की आरंभिक अवस्था। पत्रकारिता ही मानते हैं, विशेषीकृत रिपोर्टिंग मानते हैं, बिट रिपोर्टिंग। तो क्या है? पत्रकारिता और विशेषीकृत रिपोर्टिंग दोनों को जो है आरंभिक अवस्था ही मानते हैं हम लोग। फीचर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि फीचर के बारे में कौन सी बात गलत है? फीचर लेखन की कोई निश्चित शैली नहीं होती। फीचर में लेखक अपनी राय दे सकता है।
फीचर की भाषा मन को छूने वाली होती है। फीचर में शब्दों की एक निश्चित सीमा होती है। तो क्या है, फीचर में शब्दों की निश्चित सीमा होती है। तो ये बात गलत है, यहाँ पे कोई सीमा नहीं होती, उसका जितना मन करे उतना वो फीचर में बता सकता है। समाचार लेखन की प्रभावशाली शैली कौन सी है? सबको पता है, उल्टा पिरामिड शैली। इनमें से खालिस्तान शब्द आर्थिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। पहले पता लगाओ आर्थिक क्षेत्र कौन सा होता है जिसमें रोकड़े की बात करते हैं हम लोग। तेजड़िए। तेजड़िए क्या होते हैं? आपने शेयर मार्केट का नाम सुना होगा, बियर बुल्स का, है ना। तो ये है तेजड़िए यानी बुल्स, और मंदड़िए यानी बियर्स, बिकवाली यानी कि जो है सेलिंग हो गई मार्केट में, क्रैशिंग वगैरह। तो ये आर्थिक क्षेत्र की बातें हैं सारी। और रनआउट खेल से संबंधित है हमारा, तो रनआउट होगा यहाँ पे। ऐसी पत्रकारिता जो किसी विचारधारा, उद्देश्य या मुद्दे को उठाकर जनमत तैयार करती है, जनता के पर्सपेक्टिव से तैयार करती है, खालिस्तान पत्रकारिता कहलाती है। उसको हम कौन सी पत्रकारिता कहते हैं? एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं। वैसे मेरे को बड़ी अजीब बात लगी, मॉडल पेपर में दे रखा था ये वाला क्वेश्चन 2024 के बोर्ड वालों ने, और पूरी बुक में एडवोकेसी वर्ड ही नहीं है। इससे बुरा क्या ही होगा बताओ भाई, कुछ भी पूछ लेता है कभी कभी ये। भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचार पत्रों में लिखने वाले को खालिस्तान पत्रकार कहते हैं। जिसको मतलब एक कंपनी ने पैसा दे दिया, तू ज़्यादा दे रहा है, मैं तेरे लिए भी लिख दूंगा, तेरे लिए भी, दोनों के लिए लिख देंगे। तो ऐसे अपनी मर्जी से जो मन करे जिसके लिए वो लिख देते हैं, उस बंदे को कहते हैं फ्रीलांसर। फ्रीलांसर वेबसाइट भी है जहाँ पर बंदे अपना काम करवाते हैं लोगों से, और मतलब कुछ भी काम है कोई से फील्ड का, तो वहाँ पर सारे टाइप के बंदे मिल जाएंगे। फ्रीलांसर बंदे होते हैं बेसिकली वो उनको जो काम पकड़ा दोगे वो उसको कर देते हैं। मतलब अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं बेसिकली वो, लेकिन आपको वहाँ पे सारे टाइप के बंदे मिल जाएंगे जिसकी आपको नीड होती है, वो आप अपने उससे अपना काम करवा सकते हो और पैसे दे दो उसको। तो इस तरीके से होते हैं ये बंदे, यानी कि ऐसा कुछ फिक्स सैलरी वाला सिस्टम नहीं होता जो काम पे दिहाड़ी पे रखेगा। वो होती है ना दिहाड़ी पे, आज दिहाड़ी मिल गई चलो आज नहीं मिलती, तो वो वाला सिस्टम है इनमें। पत्रकारिता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सही बात छांटनी है पत्रकारिता के रिगार्डिंग। पत्रकारिता लेखन में पाठकों की रुचियों का ध्यान नहीं रखते, वो तो रखना पड़ता है। पत्रकारिता लेखन में पाठकों की जरूरतों का ध्यान नहीं रखा जाता, वो भी रखना पड़ता है। पत्रकारिता का संबंध तथ्यों से होता है, ये बात सही लग रही है हमको। पत्रकारिता लेखन में कल्पना का विशेष महत्व है, कल्पना का कोई लेना देना नहीं है वहाँ पे, यहाँ पे तथ्यों के ऊपर सारी बात होती है। समाचार पत्र में संपादक के विचार को क्या कहते हैं? फीचर, संपादकीय, रिपोर्ट, संवाद। तो क्या कहते हैं? संपादक के विचार को संपादकीय कहते हैं। पित्त पत्रकारिता के अंतर्गत आते हैं, क्या आते हैं? सचित्र समाचार, मनोरंजन समाचार, सनसनीखेज और उत्तेजक समाचार, खेल समाचार। तो कैसे होते हैं? पित्त में सनसनीखेज, सनसनी फैला देने वाली खबरें, तो वैसे आते हैं। लोगों को भड़काने टाइप के जो आते हैं ना वो न्यूज, वो वाले हैं ये, पित्त पत्रकारिता के अंदर आते हैं वो। समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पन्ना कौन सा होता है? देखो समाचार पत्र में ऐसे बहुत सारी बकवास भरी होती है, 2-4 पन्नों पे तो मसूरी छपी होती है लोगों की, है ना। वो तो विज्ञापन वाला तो बिल्कुल नहीं है। खेल पृष्ठ खेल की बातें होंगी, फोटो पत्रकारिता में फोटो वगैरह चिपका देंगे। संपादकीय है, जो अखबार की आवाज़ है, वही असली खेल है वहाँ पे, और उसी को महत्वपूर्ण पृष्ठ माना जाता है। पत्रकारिता लेखन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? संपादकीय, समाचार, आलेख, उपरोक्त सभी। तो क्या क्या आते हैं? सारे के सारे। समाचार पत्र समाज में क्या दायित्व निभाते हैं? पाठकों को सूचना देते हैं, बिल्कुल। जागरूक और शिक्षित बनाते हैं, बिल्कुल। मनोरंजन करते हैं, बिल्कुल। उपरोक्त सभी, सारा का सारा। इंटरव्यू के लिए हिंदी शब्द क्या है? इंटरव्यू, जिसको हम इंटरव्यू, तो इंटरव्यू होता है, हिंदी में उसको क्या कहते हैं? हम साक्षात्कार बुलाते हैं। समाचार लेखन में किस शैली का प्रयोग होता है? समाचार लेखन में तीसरी बार आ रहा हमारा उल्टा पिरामिड शैली। थोड़े बहुत ऑप्शन बदल रहे थे एग्जाम्स में अलग अलग में, तो मैंने मखा चल पड़ा रहने तो आप प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। ये 2 चैप्टर तो बहुत ज़्यादा इनमें से पूछते जाता है एमसीक्यू। तो नीचे वाले देखो, विशेष लेखन, स्वरूप और प्रकार। संवाददाताओं को रुचि और ज्ञान को ध्यान में रखकर उनके काम के विभाजन को क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं बिट। विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाला रिपोर्टर कहलाता है, उसको हम क्या कहते हैं? विशेष संवाददाता। किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन कहलाता है, क्या कहते हैं? विशेष लेखन। ये डेफिनेशन है विशेष लेखन की। निम्न में से विशेष लेखन का क्षेत्र है, कौन सा है? बिट, रिपोर्टिंग, स्वास्थ्य है, कोई नहीं, तो कौन सा है? स्वास्थ्य। विशेष लेखन होता है जैसे खेल के समाचार है, स्वास्थ्य के है, विज्ञान टेक्नोलॉजी के हैं, है ना। तो ऐसे सेक्टर बने होते हैं पूरे के पूरे, तो उसको जो है विशेष लेखन के अंदर काउंट किया जाता है। विशेष रिपोर्ट की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल, सहज, आम बोलचाल, उपरोक्त सभी। तो
उपरोक्त सभी, यानी अच्छी होनी चाहिए, आसानी से समझ आने वाली होनी चाहिए। मीडिया की भाषा में बिट का अर्थ है, बिट का क्या अर्थ है मीडिया की भाषा में? क्षेत्र। नेक्स्ट जो चैप्टर है कैसे बनती है कविता, हमें नहीं पता कैसे बनती है क्योंकि एग्जाम में पूछते ही नहीं है। ठीक है, आज तक एक बार भी एमसीक्यू नहीं पूछा भाई, इतनी बेइज्जती कर रखी है इस चैप्टर की। कुछ चैप्टर हैं जिनमें से पूछते ही नहीं है, वो बड़े क्वेश्चन आते थे इनमें से, लेकिन अब की बार बोर्ड वालों ने बड़े क्वेश्चन बंद कर दिए, तो थोड़ा स्कैम हो गया इस किताब के साथ में। नाटक लिखने का व्याकरण। नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम कौन सा है? मधुर आवाज। आपने नाटक देखते हो, टीवीओ में देखे होंगे नाटक, तो उसमें क्या जो है आपको इंटरेस्टिंग लगता है, क्या चीज़ है जो आपको इंस्पायर करती है नाटक देखने के लिए? मधुर आवाज, भाषा, पर्दा, पर्दे का मतलब है वहाँ पे क्या चल रहा है, संवाद। तो क्या चीज़ें हैं वो है आपके संवाद, जो बातें हो रही है, वो नहीं मैटर करता कि ढिंग ताना ताना चल रहा है वहाँ पे बातें क्या क्या हो रही है, किसको ताने मारे जा रहे, क्या हो रहा है, वो चीज़ें जो है ज़्यादा मैटर करती हैं। नाटक का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? कथ्य, चरित्र चित्रण, संवाद, देश काल। तो क्या है सबसे महत्वपूर्ण? संवाद, जो डायलॉग लिखे हुए हैं वो वाले। रंगमंच, रंगमंच होती है स्टेज, किस साहित्यिक विधा में आवश्यक है? तो वो है नाटक में, नाटक प्रदर्शन में। कैसे लिखे कहानी, कहानी का केंद्र बिंदु होता है, क्या बोलते हैं उसको हम? कथानक। नेक्स्ट चैप्टर है कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण। हमको नहीं पता क्योंकि इसमें से भी नहीं पूछते हैं, रेयरली ही पूछेंगे, अगर मूड बन गया बदल गया तो उनका। कैसे बनता है रेडियो नाटक? रेडियो नाटक किस प्रकार का माध्यम है? तो वो है हमारा रेडियो नाटक श्रव्य माध्यम, दृश्य तो है नहीं क्योंकि टेलीविजन में दिखेगा, टेलीविजन रेडियो में चलता नहीं है ना, तो इसलिए जो है श्रव्य माध्यम है। बाकी जो है ना नेक्स्ट चैप्टर है नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। इसमें से कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये 5 नंबर का एक ही क्वेश्चन इसमें से ही आना है, वो जो कि बोर्ड ने बताया है। बाकी अगर पैटर्न बदल गया 15 तारीख के बाद आपको पता लग जाएगा, मैं बता दूंगा वीडियो बना के, क्योंकि जैसे ही पेपर आएगा ना 11th का, 11th में सेम पैटर्न दे दिया ना, इसका मतलब है 12th में भी देंगे वो पैटर्न को। पिछली बार गड़बड़े करी थी बोर्ड वालों ने, जैसे 10th क्लास में हुआ था पिछली बार, क्या किया इन्होंने कि नैतिक शिक्षा में से कुछ क्वेश्चन दे दिए और उसके बाद में फिर पैटर्न जो दिया था, बेसिकली पैटर्न बदल दिया पूरे का पूरा किताब का। तो ये गड़बड़ हो भी सकती है, नहीं भी, वो पता लग जाएगा आपको जो भी सीन रहेगा। ठीक है, तो अगर पैटर्न नहीं बदलेगा तो वीडियो नहीं आएगी, पैटर्न बदल जाता है तो फिर मैं आपके लिए अपडेट दे दूंगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर कहीं पता लगे कोई अपडेट आए कुछ, और बाकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह की वीडियो भी इसी चैनल पर मिलेंगी, तो सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि चैनल को कोई भी वीडियो आए आपकी क्लास के रिगार्डिंग आपको टाइम से पता लग पाए। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।